गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सभी छात्र और छात्राओं का सृष्टि क्लासेस में स्वागत करते हैं। क्योंकि यह मेरा एक नया चैनल है, हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र और छात्राएं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि उनको सबसे पहले तक मेरा वीडियो पहुंच सके। मैं जितने भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि वह आसानी से एक नोट तैयार कर सकते हैं। वो घर बैठे आराम से एक नोट तैयार कर सकते हैं। मीन्स किसी भी टॉपिक को कैसे समझाना है, कैसे लगाना है, उस पर क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, इस सब चीज की जानकारी आपको सृष्टि क्लासेस के माध्यम से दी जाएगी। देखिए, कोई भी टॉपिक यदि कोई विद्यार्थी सोचता है कि यह स्पेशल मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, तो वह उसकी शायद भूल है। क्योंकि मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं। जैसे सपोज करिए कि आप त्रिकोणमिति ले लीजिए, तो वह त्रिकोणमिति 9th में भी है, वह त्रिकोणमिति 10 में भी है। और 4-5 साल पहले की अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति 12 में भी पढ़ाई जाती थी। तो त्रिकोणमिति में जो फार्मूले होते हैं वह फार्मूले 9th में भी हैं, वह फार्मूले 10th में भी हैं। अब रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि 9th की त्रिकोणमिति दूसरे तरह की होगी, हाई स्कूल की त्रिकोणमिति दूसरे तरह की होगी। अरे 9th में भी वही फार्मूले हैं, 10th में भी वही फार्मूले हैं। ऐसा नहीं मिलेगा कि 9th में त्रिकोणमिति sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 10th में sin थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाता है। ऐसा नहीं है। 9th में sin a प्लस b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b होता है, और 10th में दूसरा फार्मूला हो जाता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, बस समझने की फेर है। कभी भी जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेट हो, उनके मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि नहीं, हम हीरोन का सूत्र पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th में है, क्लास 10th में नहीं है, तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको ज्ञान की जरूरत है, आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, किसी ये नहीं कि स्पेशल किसी क्लास को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। पास तो होना है और आप पास भी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट रही बात ज्ञान की, नॉलेज की, तो आपके पास नॉलेज होगा तब जब आप पूरे टॉपिकों पे मतलब गहन अध्ययन करेंगे। तो मैं एक बार और उन सभी छात्र और छात्राओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का ये मन में भावनाएं नहीं रखेंगे कि नहीं, यह मेरे चैप्टर का है, वह दूसरे के चैप्टर का है, वह उसके चैप्टर का नहीं है। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूं। जैसे अगर हम बात कर लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या मैं बात कर दूं टेंस का। अब ये कहें कि नहीं, टेंस तो सिर्फ 9th वाले ही पढ़ सकते हैं, 8 तक तो टेंस नहीं है, तो ये उनकी भूल है। अरे टेंस में यदि कक्षा 6 में भी पढ़ाया जाएगा तो उसी टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा जो क्लास 9th या 10th में पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब क्लास 6 में टेंस पढ़ाया जाएगा तो टेंस 3 प्रकार का बताया जाएगा, और 9th में पढ़ाया जाएगा तो टेंस को 3 प्रकार से ऊपर बताया जाएगा। ऐसा कहीं प्राविधान नहीं है। रूल वही है, फिर पहचान भी वही है, प्रकार भी वही है, बट अंतर क्या है कि 6 में, 7 में, 8 में यदि टेंस पढ़ाया जाता है तो उसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल उठाए जाते हैं। 9th 10th में पढ़ाया जाता है तो उसमें थोड़ा बड़े बड़े एग्जाम्पल उठाए जाते हैं। 11th 12th में पढ़ाया जाता है तो थोड़ा उसमें और बड़े एग्जाम्पल उठाए जाते हैं। जब लिटरेचर में जाते हैं, जैसे कंपटीशन में जाते हैं, तो उसका पूरा शार्टली बताया जाता है। लेकिन जो रूल होता है, जो डिफिनिशन होता है, जो पहचान होती है, सब सेम होती है। तो इसलिए कभी भी
किसी भी प्रकार की कोई भावनाएं कोई भी विद्यार्थी नहीं रखेगा। आपको इस सिटी क्लासेस के माध्यम से, जो एक नया यूट्यूब चैनल है मेरा, मतलब आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आपको मैं अच्छी तरह से ज्ञान को दे सकूं। आइए हम बात करते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र जो हैं वह रिलेट करते हैं, वह संबंध रखते हैं त्रिभुज से। क्योंकि हीरोन का सूत्र क्या है मैं उसको बताता हूं। जैसे हीरोन का सूत्र बोले तो हीरोन का जो क्षेत्रफल होता है वह अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी है। इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बात बताना चाहता हूं। जैसे ये कहां से उत्पन्न हुआ, तो एक त्रिभुज से उत्पन्न हुआ। ठीक, अब त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है जो किस रूप में है, हीरोन के रूप में। त्रिभुज के 3 क्षेत्रफल होते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज से। क्योंकि त्रिभुज किसे कहते हैं, यदि आपसे पूछ दे कोई कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं से, जैसे मान लीजिए ये 3 भुजा हो गई ऐसे, यानी ए बी सी 3 भुजा हो गई, ए बी बी सी सी ए, यानी कितनी भुजा है, 3 भुजा। 100% जब वह भुजाएं घिरेगी तो वहां पे 3 कोण का निर्माण होगा, स्वाभाविक है। तो आप यहाँ पे 2 तरह से उसका परिभाषा दे सकते हैं। एक परिभाषा आप ये कह सकते हैं त्रिभुज का कि 3 भुजाओं और 3 कोणों से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, पहला हुआ। अथवा आप दे सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन उठा दे यहाँ पे कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो आप बोलेंगे 3। वो कह दे कि कौन कौन भुजा होती है, तो आप कोई फिगर बनाएंगे, उस फिगर में नाम देंगे ए बी सी या पी क्यू आर एक्स वाई जेड एम एन ओ, आप कोई भी 3 नाम दे देंगे। उसके बाद आप उसकी भुजा बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए यह एक त्रिभुज है और इसमें कह दे कि इस त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो, इस त्रिभुज के कोण ज्ञात करो, इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ज्ञात करो। बस हमें इतना पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं और त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है। लेकिन यदि इसमें कोई और क्वेश्चन उठा दिया, आकृति को देख करके बताइए इसमें भुजा कौन कौन है, इसमें कोण कौन कौन है, इसमें बिंदु कौन कौन है, तो आप क्या करेंगे, कोई फिगर बनाएंगे, या तो फिगर दिया रहेगा उस फिगर पे हम बहस करेंगे। तो माना कि आपके सामने ये एक फिगर है और वह फिगर किस रूप में है, ए बी सी। तो भुजा कौन कौन हो जाएगा भाई, भुजा में ए बी बी सी सी ए, क्योंकि भुजा मतलब रेखा, और आपको पता है 2 बिंदुओं को मिलाने से जो बनता है, जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, या 2 बिंदुओं के मिलान को हम रेखा कहते हैं या भुजा कहते हैं। ठीक, तो भुजा ए बी हो गया, एक ये, एक बी सी हो गया और एक सी ए हो गया। कोण की बात करें तो कोण देखिए, एक कोण ए हो गया, एक कोण बी हो गया और एक कोण सी हो गया। मींस एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। इस कोण ए के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी ए सी, यानी कोण बी ए सी। बी के जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी। सी के जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी बी। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से जब लिखा जाता है तो जो बीच में पॉइंट मतलब बिंदु होता है, मतलब जो अक्षर होता है, हम कह सकते हैं वही कोण को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख दें कोण डी एम एन बराबर 40 अंश।
और पूछ दे इसमें सही बताओ कौन है। डी बराबर 40 अंश, कोण एम बराबर 40 अंश, कोण एन बराबर 40 अंश। और अगला बोल दे कि उपरोक्त सभी, अगला बोल दे कि उपरोक्त सभी है। तो आप किसको ट्रिक करेंगे, पहले को करेंगे कि दूसरे को करेंगे कि तीसरे को करेंगे कि चौथे को करेंगे। सपोज करिए ये मान दिया है, तो आप क्या करेंगे, मीन्स यहां यही कोण को दर्शाता है जो बीच में रहता है। तो बीच में यम है, तो अर्थात कोण यम बराबर क्या हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। जो विद्यार्थी इसको 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 दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे दे दिया गया कोण डी एम एन बराबर 40 अंश। कुछ लड़के ऐसी गलती कर देते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे जब इस तरह से लिखा जाए तो उस स्थिति में जो बीच में अक्षर होता है उसी को हम कोण के रूप में लेते हैं, मतलब वही कोण का मान है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये कोण ए को दर्शा रहा है, ये कोण बी को दर्शा रहा है, ये कोण सी को दर्शा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक फिगर में 3 भुजाएं ए बी बी सी सी ए हो गई। इस त्रिभुज में 3 कोण, कोण ए कोण बी कोण सी हो गई। और अब इस त्रिभुज में शीर्ष बिंदु की बात करें, शीर्ष बिंदु जिससे मिलके बनता है, जिससे बनता है तो ए बी और एक सी हो गया, यानी 3 शीर्ष बिंदु हो गया। ओके, अब आते हैं त्रिभुज में। तो परिभाषा तो क्लियर हो गई कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोई पूछे त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया है, त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप बोलेंगे त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज मैंने बना दिया, सपोज करिए एक त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक त्रिभुज हमने ऐसे बना दिया, यहां पे मैंने 90 डिग्री लिख दिया। ठीक, अब कहते हैं कि मतलब ये त्रिभुज किसके आधार पे है और एक त्रिभुज किसके आधार पे है। तो देखिए त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटा गया, एक बांटा गया किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पर, और एक था कोणों के आधार पर। यानी त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटा गया कि एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पे। आपसे कोई पूछे त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया, तो आप बोलेंगे त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटा गया, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पे। अब कोई यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा रहा है आपसे कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और एक उठ जाए कि कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है समद्विबाहु, लिखते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज। कोई पूछ दे समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, तो आप बोलेंगे समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई पूछ दे विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसा त्रिभुज
जिसकी कोई भुजा मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर न हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर समद्विबाहु त्रिभुज, कोई पूछ दे क्या परिभाषा होती है, आप बोलेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर फिगर बनाने की बात होगी तो आप फिगर बना लेंगे। फिर आते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। दूसरा था, लिखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कोई पूछे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक बोलेंगे समकोण त्रिभुज, एक बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, और एक बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, मीन्स कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से अब एक पूरे का एक सारांश बोलते हैं। त्रिभुज की परिभाषा आप क्लियर कर लेंगे। त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया? तो दो वर्गों में, एक भुजाओं के आधार पे, एक कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, कोणों के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 अंश का कोण हो, मतलब एक त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो, बाकी के जो दो कोणों का योगफल हो वो 90 अंश का हो। क्योंकि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है, तो एक त्रिभुज अगर अकेले 90 डिग्री का बन जाएगा तो बाकी हमारे पास 90 डिग्री ही और चाहिए, तो वो दोनों कोणों को मिला के बनता है। अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी कोण 90 अंश का ना हो, या हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक का हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इन तीनों में एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला कि एक कोण 90 अंश से अधिक हो, मतलब इसमें ध्यान देना है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। 180 अंश होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने तीनों कोणों को जोड़ा तो 180 से ऊपर चला गया या 180 से नीचे चला आया। तीनों कोण क्या है मेरे पास? अज्ञात है, बस एक कोण उसमें था ज्ञात समकोण त्रिभुज में, बाकी जो अलग जो दो कोण उसमें का था, इसमें न्यून कोण में पूरे के पूरे कोण अज्ञात हैं, अधिक कोण में पूरे के पूरे कोण अज्ञात हैं। तो अज्ञात कोण में हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानने के बाद ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो भी विद्यार्थी इसको पढ़ रहे होंगे वो तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम उदाहरण उठाते हैं। एक मान लिया मैंने 60 अंश, एक मैंने मान लिया 80 अंश, एक मैंने मान लिया 30 अंश। यहां देखिए तीनों कोण न्यून कोण है, तो इसे यदि हम जोड़ेंगे 6 8 6 14 3 17, देख रहे हैं क्या है 170, अर्थात यह त्रिभुज असंभव है। देखिए परिभाषा तो यही बोला गया ना कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है
कि हम ऐसे कोण को सेटअप करेंगे, मानेंगे जो न्यून कोण भी हो और उसको जोड़ा जाए तो 180 अंश आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये सत्य रूल है कि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और आप देख रहे हैं इसको 180 अंश से कम है, अतः ये गलत है। तो इस पर आप ध्यान देंगे, चाहे वह अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे वह न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। जैसे सपोज करिए हम एक त्रिभुज बना दिए, ऐसे एक ये बना दिए पी क्यू आर, एक ऐसे त्रिभुज बना दिए ए बी सी। सपोज करिए यहां पे 90 डिग्री है और इसमें कहीं 90 डिग्री नहीं है। समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। मीन्स यहां पे एक समकोण त्रिभुज है और यह समकोण त्रिभुज नहीं है। सपोज करिए, मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज सपोज करिए, और इसे मान लीजिए कि न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज। कह दें कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 फार्मूले होते हैं। एक तो जब निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे तो बिंदुओं के निर्देशांक देंगे, मतलब तीनों शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए रहेंगे, उस सूत्र उसके माध्यम से सूत्र में रख करके निकालना होता है। क्योंकि यहाँ पे उसका कोई चर्चा नहीं है तो इसको अभी रहने देते हैं। फिर बात करते हैं इसमें, तो 2 सूत्र मस्ट होता है। एक होता है कि मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, और एक होता है अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। तो अब यहां ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे बात समझना है। चाहे आप 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से लगाइए और आंसर लीजिए, चाहे आप उसे अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी से लगाइए, दोनों से आंसर सेम आएंगे। लेकिन यहां पे ये ध्यान देना है, जैसे सपोज करिए कि मैंने कोई क्वेश्चन उठाया, उस क्वेश्चन को मैं बोल दिया कि मीन्स हीरोन सूत्र से लगाओ, तो आप अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी वाला लगाएं, क्योंकि वहां पे क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। चलिए यहां पे ये देखिए, ये लंब है किस पर, इस क्यू आर पर। देखिए हम यहां पे ऐसे लिखें, एक पी क्यू लंब है क्यू आर पर, ठीक है, और एक लिख दिया क्यू आर लंब है पी क्यू पर, पी क्यू पर। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों को एक दूसरे पे लंब बनाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं बताऊं, यानी पी क्यू लंब है क्यू आर पे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पी क्यू भुजा थी, यानी ये भुजा थी, यह भुजा इस पर क्या है, लंब है, और इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू आर लंब है पी क्यू पे, यानी ये भुजा इस पर लंब है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। सपोज करिए ये रेड मार्कर है और ये ब्लू मार्कर है, मैंने इसको ऐसे बना दिया, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ब्लू मार्कर है या ब्लू कलम है वह रेड कलम पे क्या है, लंब है। बात समझिएगा, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये रेड कलम इस ब्लू कलम पे लंब है। आप ये बोलेंगे कि ये ब्लू कलम इस रेड कलम पे क्या है, लंब है, यानी अर्थात इसको क्या बोलेंगे, ब्लू कलम परपेंडिकुलर रेड कलम, यानी जो ब्लू कलम है वह रेड कलम पे लंब है। और यदि हमने इसको ऐसे कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब अब ये हो गया कि जो रेड कलम है वह ब्लू कलर पे क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो ये ब्लू कलर का पेन है वह रेड
पे लंब है, आप ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PQ लंब है क्या, QR पर, न कि QR लंब है PQ पे। जबकि देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे के लंब दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली में PQ लंब है QR। अर्थात इस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, सॉरी, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं सूत्र पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या सूत्र लगाते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। मतलब शीर्ष लंब का परिभाषा आप क्या दे सकते हैं, शीर्ष लंब का परिभाषा आप क्या दे सकते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके आधार पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछा व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो आप बोलेंगे कि किसी त्रिभुज के, त्रिभुज में कोई भी शीर्ष लीजिए, उस शीर्ष से उसके आधार वाली भुजा पर जो लंब पड़ता है वही शीर्ष लंब कहलाता है। ओके, तो 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, इसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है QR, और शीर्ष लंब क्या है PQ। एक फार्मूला तो आपका ये मिलता है। सपोज करिए हमें इसी सूत्र का इस्तेमाल हमें इस फिगर में करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना हमें आधार क्लियर है, ना हमारे पास मतलब शीर्ष लंब है। आप इसमें कहीं किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी शीर्ष लंब मान सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 फिगर दिखा रहा हूं आपको। चलिए, ये तो समकोण में तो कोई टेंशन नहीं होता है। आइए न्यूनकोण में हम 3 फिगर बनाते हैं। एक और बना दिए सपोज करिए, और एक और बना दिए सपोज करिए, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे PQR, यहाँ पे MNP ले लिए। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे 3 फिगर रखे और तीनों में मैंने एक बात बोला, क्या बोला कि आधार और शीर्ष लंब आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि कहा ही नहीं है कि नहीं इस फिगर में BC आधार है। अगर बाउंडेशन दिया होता तो हम शीर्ष लंब क्लियर कर लेते, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन नहीं दिया है। सिंपल 3 फिगर हमने आपके पास ला करके रख दिया, ठीक है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें आधार और शीर्ष लंब कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब आधार क्लियर हो जाएगा तो शीर्ष लंब क्लियर हो जाएगा, या ये भी क्लियर कर लीजिएगा जब शीर्ष लंब क्लियर हो जाएगा तो आधार क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और टेल, उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो शीर्ष लंब डिपेंड करता है आधार से और आधार डिपेंड करता है शीर्ष लंब से। चलिए उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं। यहाँ ABC है, आप अपने मन से कोई भी शीर्ष मान लीजिए, कुछ भी शीर्ष मान लीजिए। सपोज करिए आपने शीर्ष B मान लिया, सपोज करिए, तो आधार AC हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने ही वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। सपोज करिए आपने A को शीर्ष मान लिया, तो BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सपोज करिए कि आपने शीर्ष C मान लिया, तो आधार क्या हो जाएगी, AB। जब आप परिकेंद्र और अंतःकेंद्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें पूरा डिटेल्स बताया जाता है कि परिकेंद्र एक त्रिभुज में कैसे बनता है और अंतःवृत्त अंतःकेंद्र एक त्रिभुज में कैसे निर्माण होता है, परिवृत्त और अंतःवृत्त, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दैट हमने A को शीर्ष माना, कल्पना करो, तो BC क्या हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। देखो मेरे भाई, इस पूरे फिगर में मैंने शीर्ष लंब नहीं माना है, और आपका फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हम स्वेच्छा से अपनी मुजबानी हम किसी को आधार लिख सकते हैं, लेकिन ऊंचाई कैसे लिखेंगे जब ऊंचाई है ही नहीं। तो चलिए
इस फिगर में हमने ए को मतलब शीर्ष लंब माना, तो बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और जब ये शीर्ष लंब हो गया मतलब शीर्ष बिंदु हो गया, तो यहां से ही किस पे लंब डालेंगे, आधार पे। ठीक है, जो लंब पड़ता है ये ध्यान रखिएगा आधार पर ही पड़ता है। जैसे समकोण त्रिभुज बनाए, इस पे लंब पड़ा आधार पे, जैसे मैंने लिखा था ना ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री यानी ये इस पर लंब है। मैंने लिखा था क्या, एक बार और समझा दें, ए बी लंब है बीसी पर, और अगर मैं लिख दूं बीसी लंब है ए बी पर, तो क्या होगा, ए बी देखना मेरे भाई, ए बी लंब है किस पर, बीसी पर, अर्थात ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। अगर सोचो कि बीसी लंब है ए बी पर, तब क्या होगा, तो ये लंब बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यही अंतर होता है। ठीक, तो यहां पे मैंने क्या किया, एडी लंब कर दिया, एडी लंब है बीसी पर। अब ये नहीं कोई आप मुझ के लिखना शुरू कर देगा कि एडी लंब है एबी पर, एडी लंब है एसी पर। जैसे कोई मान लीजिए हम इसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं, सपोज करिए फिगर है आपके सामने, एक मैंने लिख दिया ये, एक मैंने लिख दिया एडी लंब है बीसी पर, एक मैंने लिख दिया एडी लंब है एसी पर, और एक मैंने लिख दिया कि बीसी लंब है एडी पर। अब बताइए कि इन सब चारों में कौन सही है, फिगर को देख करके आप दिमाग लगाइए, ऐसा लगेगा कि कुछ सही है कुछ गलत है। तो मतलब चार ऑप्शन मैंने दिया, एडी लंब है बीसी पर, यानी इसका मतलब इसी को देख देख कर क्लियर करना है। एडी यानी ये लंब रेखा है बीसी पर, इसका मतलब एडी लंब है बीसी, यानी एडी रेखा है ये लंब है, ए बी क्या हुआ, और सर ये तो दोनों एक ही लिख दिए थे, यहाँ बीसी ना लिख कर ए बी लिख दें ऐसे। एडी यानी ये लंब रेखा ए बी पर, भाई नहीं रहा, समझा नहीं आ रहा। फिर एडी लंब है एसी पे, यानी ये रेखा इस पे लंब है, साफ है साफ है, दो रास्ते पे हैं। बीसी लंब है एडी, यानी ये रेखा इस पे लंब है ना, क्योंकि शीर्ष पॉइंट हमने ये माना था। इस तरह से इस पूरे में कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या, 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है BC। अब ये नहीं सोचेंगे कि BD है, क्योंकि इस आधार को दो भाग में बांटा गया, लेकिन आधार हम पूरा कंप्लीटली लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेरा AD लंब पड़ा है वह आधे पे नहीं पड़ा है, इस पूरे रेखा पे पड़ा है, और वह लंब उस आधार को दो भाग में बांट दे रही है। लेकिन जब भी इस तरह का फिगर आए तो उस स्थिति में जब हम आधार की बात करेंगे तो हम पूरा लिखेंगे, ये समझ में आना चाहिए। तो 1/2 गुणे क्या लिख देंगे BC, BC। किसी के मन में ये आ रहा होगा नहीं सर हम तो BD लिखेंगे, हम तो CD लिखेंगे, तो वो गलत लिख रहा है। ठीक है, और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब शीर्ष लंब क्या है AD, एक ये हो गया, मैंने यहां शीर्ष बिंदु माना, सूत्र यही लागू करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, सपोज करिए यहां पे हमने इसको शीर्ष मान लिया, शीर्ष बिंदु इसे मान लिया, तो आधार कौन काम कर रहा है PR, और यहां से हम क्या करेंगे इस पे लंब डाल देंगे, तो ये शीर्ष लंब ये बन जाएगा। इस स्थिति में अगर कोई पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 1/2 गुणे आधार, आधार का मतलब PR और गुणे ऊंचाई, यहाँ पे मान लेंगे कुछ QS मान लेंगे, ऊंचाई क्या है QS। देखिएगा एक हमने यहाँ शीर्ष माना, यहाँ पे शीर्ष मान लिया, अब एक बचा क्या यहाँ पे, यही बचा। अब जब हम इसको शीर्ष मान लेंगे तो आधार क्या होगा यम बचेगा, और यहां से हम क्या करेंगे इस पे लंब डाल देंगे, तो P है ना, PQ सपोज करिए। तो इस स्थिति में अगर पूछे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/2 गुणे आधार, आधार मतलब ये है और ऊंचाई मतलब ये है। ठीक है,